हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, जिसको हम वन शॉट में रिवाइज करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा यूनिट नंबर 3 जो है हमारा एनईपी का एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस का यूनिट नंबर 3 कवर कर लेंगे आज। ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लासेस के अंदर वन शॉट वीडियोस में बाकी यूनिट्स भी कवर किए थे। अगर तुम नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में चले जाना, डिटेल वीडियो भी अवेलेबल होगा और जो वन शॉट वीडियोस है वो सब भी अवेलेबल है। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3। इसको हम आज कोशिश करेंगे कि वन शॉट में पूरा कंप्लीट करें, पूरा रिवाइज करें। ये बहुत ही काम आएगा हमको एग्जाम्स के टाइम में, जब हम पूरा वीडियोस देखने का हमको समय नहीं होगा या हम पढ़ चुके होंगे, हमको एक क्विक रिवीजन का जरूरत पड़ेगा, तो हम ये वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे ई कॉमर्स। ठीक है, तो फटाफट से रिवाइज करेंगे। पहले से ये बात बता देता हूँ, तो पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको हम समराइज वे में फटाफट से इसको रिवीजन करेंगे। राइट, देखना। तो ई कॉमर्स का मतलब है बेसिकली सामान खरीदना बेचना ऑनलाइन। जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या है? ई कॉमर्स है। राइट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट में सामान बेचना खरीदना इज बेसिकली कॉल्ड एज ई कॉमर्स। ठीक है, इट रेफर्स टू डूइंग बिजनेस ऑनलाइन। ऑनलाइन बिजनेस करना, सामान ऑनलाइन बेचना, पैसे ऑनलाइन लेना या सीओडी में पैसे लेना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब तुम सिंपल समझो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, इंडिया मार्ट, ये सब तुम्हारा एग्जाम्पल है ई कॉमर्स वेबसाइट्स का। राइट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट और मोबाइल एप्लीकेशन। तो इंटरनेट को यूज करके, मोबाइल्स को यूज करके जो परचेज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ई कॉमर्स। क्लियर है ये? देखना, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या इंपॉर्टेंस है? इट इंक्लूड्स ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस, ऑनलाइन ऑक्शंस, डिजिटल प्रोडक्ट्स डाउनलोड्स एंड इंटरनेट बैंकिंग अमॉन्ग। ये सब कुछ जो है आज के दिन में ऑनलाइन पॉसिबल है। आज के दिन में बैंकिंग में ऑनलाइन पॉसिबल है। हम डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, जैसे आजकल बुक हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, है ना, बुक डाउनलोड कर लिए या जो अमेजोन किंडल है जैसे, वहां पे हम बुक पढ़ लिए। राइट, ये है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। ई-कॉमर्स कट कॉस्ट while improving the quality of goods and services and the speed of service delivery। इससे क्या होता है? ई-कॉमर्स से एक तो खर्चा कम होगा, दूसरा गुड्स का क्वालिटी बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, एंड सामान जल्दी डिलीवर हो पाएगा। पहले के ज़माने में ऑनलाइन सामान डिलीवरी करने में बहुत समय लगता था। आज हम ऑर्डर किए 15 दिन बाद सामान डिलीवरी होता था, लेकिन आज के दिन में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इतना जो है एफिशिएंट हो चुका है कि कोई भी सामान जो है एक दिन 2 दिन में भी डिलीवरी हो जा रहा है। मेट्रो सिटीज के अंदर तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट सेम डे डिलीवरी सिस्टम भी ले आए हैं, है ना। वेटिंग पीरियड ही नहीं, आज सुबह हम सामान ऑर्डर किए, शाम तक सामान डिलीवर हो। क्लियर? दिस इज द पावर ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट, और क्या क्या होता है इसके अंदर? इट इंक्लूड्स पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशंस, providing better customer services, gathering information about the products, about the customers, about the competitors, right? Providing seller support, after sale service देना, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर कम्युनिकेशन करना, मार्केटिंग करना, सॉफ्टवेयर अपडेट्स करना, एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिजाइन एंड बिल्ड करना। ये सब कुछ आता है अंडर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इन सब चीजों को करने में हमको हेल्प करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें जो मेन मेन चीज है वो मैं बताया हूँ। जैसे 1990 के अंदर लॉन्च हुआ था WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। राइट, उसके बाद आया 1998 में पेपल, 2000 में गूगल लॉन्च किया अपना एडवर्टाइजिंग टूल पीपीसी, पे पर क्लिक, आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। 2007 में एप्पल लॉन्च किया अपना आईफोन। उसके बाद 2011 में गूगल लॉन्च किया जीपे, और 2014 में एप्पल पे, है ना।
2019 में कोविड आया और वहां से ऑनलाइन सेल्स जो है वो बूस्ट हो गया। पहले कोविड से पहले जो है उतना ज्यादा ऑनलाइन सेल्स नहीं होता था, बट पोस्ट कोविड ऑनलाइन सेल्स जो है बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ कि लोगों को इंटरनेट चलाने का आदत हो गया। वंस इंटरनेट चलाने का आदत हो गया तो वहां पे ई कॉमर्स जो है बहुत बूस्ट हुआ है। क्लियर है? तो ये हो गया बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कौन कौन से टाइप का होता है? तो इसमें पहला जो टाइप है वो है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब दोनों तरह बिजनेस है, बायर भी बिजनेस है और सेलर भी बिजनेस। जैसे अ ट्रांजेक्शन बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर एंड अ होलसेलर। मैन्युफैक्चरर सामान बेच रहा है होलसेलर को, तो ये क्या है? मैन्युफैक्चरर क्या है? बिजनेस है। और ये होलसेलर क्या है? ये भी बिजनेस है। तो दिस इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेस, राइट। वैसे ही होलसेलर अगर सामान बेच रहा है रिटेलर को, तो ये भी क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, राइट। बट सोच लो रिटेलर अगर सामान बेच रहा है कस्टमर को, कस्टमर तो बिजनेस है, ये क्या हो गया? ये एग्जांपल हो गया बी टू का। और ये जो है ये आपस में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है एग्जांपल हो गया बी टू बी का। समझ में आ रहा है? बी टू बी मतलब दोनों तरफ बिजनेस है, बिजनेस एंड बिजनेस। एंड बी टू सी मतलब बिजनेस एंड कस्टमर। क्लियर है ये? फटाफट से रीड करेंगे। पॉइंट नंबर 1 बिजनेस टू बिजनेस, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग बिजनेस टू कस्टमर ऑल्सो, ठीक है। B2B e-commerce refers to buying, transferring, and exchange of products and services and information between two or more business entities. दोनों तरफ बिजनेस है, एक तरफ बिजनेस है और दूसरा भी बिजनेस ओवर द इंटरनेट। सच एज मैन्युफैक्चरर सेलिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर सामान बेच रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को, होलसेलर आगे सामान बेच रहा है टू द रिटेलर्स। ये एग्जांपल है किसका? ये एग्जांपल है बी टू बी का। दोनों तरफ बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर सामान बेच रहा है होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर भी बिजनेस है, होलसेलर भी बिजनेस है। सिमिलरली होलसेलर सामान बेच रहा है रिटेलर्स को, तो होलसेलर भी बिजनेस है और रिटेलर भी बिजनेस। तो ये सब ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं बी टू बी ट्रांजैक्शन। फिर बी टू बी ट्रांजेक्शन से क्या फायदा होता है? ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगा, खर्चा कम होगा, ज़्यादा जगह हम लोग पहुंच पाएंगे, एक्सपैंडेड रीच होगा हमारा, पर्सनलाइजेशन होगा, अपनी नीड के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट सर्विसेज को कस्टमाइज करवा सकते हैं, डेटा मिलेगा अबाउट द प्रोडक्ट, इनसाइट्स मतलब एनालिटिक्स पता चलेगा, स्केलेबिलिटी, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान सेल कर सकेंगे, 24/7 अवेलेबल होगा, ई कॉमर्स होगा 24/7 अवेलेबल होगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब बाकियों से एडवांटेजेस पोजीशन में होना, अपने कॉम्पिटिटर से बेटर पोजीशन में होना। तो जो बी टू बी ई कॉमर्स यूज करेगा वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर पोजीशन में रहेगा। क्लियर है ये? तो ये आ गया बी टू बी। अब बी टू बी के अंदर क्या क्या मॉडल है देखते हैं हम लोग। तो बी टू बी के अंदर बेसिकली 3 मॉडल्स दिए हुए हैं। पहला हो गया तुम्हारा सप्लायर ओरिएंटेड मॉडल, दूसरा हो गया बायर ओरिएंटेड मॉडल और तीसरा हो गया इंटरमीडियरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। ठीक है, सबसे पहला सप्लायर ओरिएंटेड, देखना, इट ओनली फोकसेस ऑन अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्रिवन प्राइमरीली बाय द सप्लायर्स। यहाँ पे कौन सारा चीज डिसाइड करता है? सप्लायर्स। एंड दे कंट्रोल द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग एंड इन्वेंटरी। सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? सप्लायर्स कंट्रोल करते हैं, सब कुछ सप्लायर के कंट्रोल में है, यहाँ पे मोनोपोली टाइप का है। While buyers choose from the options provided, it often benefits high market power or unique offerings, and demand is made based on what is available. जो available है वो बिक रहा है, right? तो सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस का मतलब है ऐसा मार्केट प्लेस जहां पे सप्लायर का डोमिनेंस है, सप्लायर सब कुछ डिसाइड करता है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, कस्टमर तो सिर्फ सामान खरीदता है, जो अवेलेबल है वो सामान वो खरीद रहा है। ठीक है, तो जब सप्लायर सब कुछ डिसाइड कर रहा है, सारा मार्केट को सप्लायर ही डिसाइड कर रहा है, ड्राइव कर रहा है,
उसको बोलते हैं सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। बेसिकली एक प्रकार का मोनोपोली है यहाँ पे सप्लायर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, बायर ओरिएंटेड, यहाँ किसके हिसाब से चलेगा? बायर के हिसाब। दिस मार्केट प्लेस ड्रिवन बाय द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द buyers, where the focus is on catering the consumer preference. Big buyers with high volume purchase capacity, with a large number of buyers, competitive pricing and diverse options. तो यहाँ पे बायर का चलेगा, बहुत सारे बायर्स हैं, बायर्स के क्या प्रोडक्ट नीड है, बायर्स को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से जो है प्रोडक्ट्स बनाया जाता है बाय द सप्लायर्स, राइट। तो यहाँ पे सप्लायर्स के हिसाब से चल रहा है, यहाँ बायर्स के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरमीडियरी ओरिएंटेड। इंटरमीडियरी मतलब मिडिलमैन। इट इन्वॉल्व थर्ड पार्टी विद अ प्लेटफॉर्म, बायर कैन एक्सचेंज अ रेंज ऑफ सप्लायर्स। द इंटरमीडियरी एड्स वैल्यू बाय ऑफरिंग। इंटरमीडियरी हेल्प करता है किन चीजों में? जैसे कि पेमेंट कलेक्शन में, लॉजिस्टिक्स में, क्वालिटी एश्योरेंस में, ये सब जगह हेल्प करते हैं। अमेजॉन है, अमेजॉन क्या एक इंटरमीडियरी तो है। आज जैसे मुझे सामान बेचना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अमेजॉन में लिस्ट करूंगा अपने आप को, ठीक है। अमेजॉन मेरे प्रोडक्ट्स को दिखाएगा, जो भी कंज्यूमर मेरा सामान खरीदना चाहता है वो अमेजॉन में ऑर्डर प्लेस करेगा, अमेजॉन वो ऑर्डर मुझे फॉरवर्ड करेगा और मैं सामान कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो अमेजॉन यहाँ बीच में क्या कर रहा है? अमेजॉन हम दोनों को मिला रहा है, इंटरमीडियरी है, हमारे और कस्टमर्स के बीच में इंटरमीडियरी है ये अपना अमेजॉन, ठीक है। तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं इंटरमीडियरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। जैसा इंटरमीडियरी चाहेगा वैसा होगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि इसका नहीं चल रहा, तुम देखो ये सामान बना रहा है भाई, इसको कौन जानता है? हम जानते हैं कि इससे सामान खरीदे हैं? नहीं जानते। हम बोलते हैं हम कहाँ से खरीदे हैं सामान? अमेजॉन से खरीदे हैं, राइट। हमको क्या पता है अमेजॉन किससे लाया है, अमेजॉन किससे टाई अप किया, वो हमको नहीं पता, बट हाँ हमको पता है कि अमेजॉन से खरीदे हैं, राइट। अमेजॉन ये इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि कौन उसका सेलर है, बट कितने लोग पढ़ते हैं? ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है, ज्यादा लोगों को यही लगता है कि अमेजॉन से सामान खरीदा गया। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। देखना, द B2C मॉडल इन विच बिजनेस सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस डायरेक्टली टू द कस्टमर। तो बिजनेस किसको सामान बेच रहा है? बिजनेस जो है सामान बेच रहा है कंज्यूमर को वाया इंटरनेट। इंटरनेट के मदद से जब हम सामान अपने कंज्यूमर को बेच रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज B2, राइट। इंक्लूड टेंजिबल प्रोडक्ट्स सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रैवल सर्विस, ऑनलाइन ऑक्शन, स्टॉक ट्रेडिंग, हेल्थ, ये सब प्रोडक्ट्स हम मार्केट में बेच सकते हैं, ठीक है। क्या फायदा होगा B2C से? कन्वीनियंट है, बहुत ज्यादा आसान है B2C करना, ठीक है। बहुत सारा वाइड प्रोडक्ट्स और अवेलेबल होगा सिलेक्शन के लिए, तो कस्टमर के पास बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा, उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन जो है कस्टमर सिलेक्ट कर सकता है, राइट। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रहेगा, जो हमारा कस्टमर है अलग अलग वेबसाइट्स का प्राइस को मिला सकता है, कंपेयर कर सकता है, इससे क्या होगा, बेस्ट प्राइस मिलेगा उसको। और जो सेलर होगा अपने आप ही सोच समझ के प्राइस रखेगा, क्योंकि बायर अगर हाई प्राइस होगा तो बायर्स नहीं खरीदेगा, राइट। पर्सनलाइज सर्विस मिल सकता है, अपने नीड के हिसाब से हम कन्वीनियंट के हिसाब से चेंजेस करा सकते हैं। एक वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट के बीच में प्राइस कंपैरिजन हम कर सकते हैं। हमारे हिसाब से बहुत सारा डिलीवरी ऑप्शंस है, हम कोई भी डिलीवरी ऑप्शंस ले सकते हैं, कोई भी एरिया में अवेलेबल है, नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, और हम जब चाहें इसको वापस कर सकते हैं। इजी रिटर्न पॉलिसीज होता है आजकल, अमेजोन से मंगा लो, फ्लिपकार्ट से मंगा लो, रिटर्न पॉलिसी बहुत ईजी होता है, हम कभी भी जो है सामान वापस कर सकते हैं। क्लियर है ये हो गया हमारा B2। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो जब ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन टू पार्टीज, और दोनों पार्टी क्या है, यहाँ पे दोनों कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है और ये भी कंज्यूमर है, तब उसको बोलते हैं C2C। जैसे एग्जांपल हो गया तुम्हारा OLX। मुझे कोई पुराना सामान बेचना है तो मैं क्या करूंगा, OLX में लिस्ट कर दूंगा, जिसको खरीदना होगा मुझसे कांटेक्ट करेगा। ये भी कस्टमर है, ये भी कस्टमर है, कोई बिजनेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, देयर इज नो बिजनेस। where customers sell their assets like properties, cars, mobile, etc. हम बेच सकते हैं OLX में,
वैसे अमेजोन में भी, ईबे में भी हम अपना पुराना सामान जो है या अपने हिसाब से कोई भी सामान हम सेल कर सकते हैं। हम कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें कोई प्रोडक्ट को बेचना तो हम वहाँ पे लिस्ट करके जो है अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज को जो है सेल कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है उसमें OLX। नेक्स्ट आता है क्या बेनिफिट्स है C2C का। C2C करने से व्हाट आर द बेनिफिट, देखना। सबसे पहला, डाइवर्स प्रोडक्ट सिलेक्शन। डाइवर्स मतलब मिनी, बहुत सारा प्रोडक्ट ऑप्शन है, हम कोई भी खरीद सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी जनरली सस्ता होता है। एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ता है, बातचीत कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अगर सेटिस्फाइड होंगे तो हम बाय कर सकते हैं, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी, अपने हिसाब से प्राइस वाइस बार्गेनिंग हो सकता है, और कोई भी एरिया का प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी भी क्लियर। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। देखना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर डिजिटल सॉल्यूशंस टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, सच एज स्टोर फ्रंट, मैनेजिंग इन्वेंटरीज, प्रोसेसिंग पेमेंट, शिपिंग, ऑफरिंग कस्टमर सपोर्ट। ये सब चीज में हेल्प करता है हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेसिकली जैसे अमेजोन हो गया, तो अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, राइट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या क्या फीचर्स हैं, यहाँ हम प्रोडक्ट्स का कैटलॉग अपलोड करते हैं, शॉपिंग कार्ट होता है यहाँ पे, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट हो सकता है, कस्टमर के साथ हम बातचीत कर सकते हैं, कस्टमर के साथ क्या प्रॉब्लम है वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं। मोबाइल में भी ओपन होता है, जो वेबसाइट्स फोन में ओपन हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा चलता है, दैट इज कॉल्ड एज मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस। आज जैसे अमेजोन जो है कंप्यूटर में अच्छा खुल रहा है, लैपटॉप में अच्छा खुल रहा है, बट मोबाइल में भी प्रॉपरली ओपन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो मोबाइल में ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। पता चलता है कस्टमर को क्या टाइप ऑफ प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, कौन सा सर्विसेज पसंद आ रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है कॉमर्स, कॉमन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। कौन कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं, हर का पर्पज अलग अलग है, हम कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला शॉपिफाई, सबसे फेमस है, ठीक है। ईज ऑफ यूज, बहुत आसान है इसको यूज करना, हम अपने हिसाब से अपना शॉपिफाई में वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होस्टिंग, सिक्योरिटी एंड अपडेट्स मेकिंग इट अ पॉपुलर चॉइस। सबसे पॉपुलर चॉइस है शॉपिफाई। आज मुझे अगर वेबसाइट बनाना है तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वेबसाइट बनाने का, वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई में हम अपने बिजनेस का वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। और भी ऑप्शन है शॉपिफाई को छोड़ के, क्या आता है सेकंड, मैगेंटो। इट ऑफर एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन, अगर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ज़रूरत है, मल्टीपल स्टोर सेटअप करना है, एसईओ करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए जो है तुम्हारा मैगेंटो काम आएगा। ज़्यादातर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यूज़ करते हैं एडोब मैगेंटो को, क्लियर है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा मैगेंटो एडोब कॉमर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें नहीं, तो ठीक कर देना बेटा, को कट कर दो, ये नेम वापस से लिख, WOO का हेडिंग है, WOO, ठीक है। वो कॉमर्स इज अ फ्री, फ्री है, स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज इसको यूज करते हैं, इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ थीम्स, एक्सटेंशंस, ये सब अवेलेबल है, और अपने नीड के हिसाब से हम थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा शॉपिफाई से कम फेमस है वो कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिग कॉमर्स। ये सपोर्ट करता है बोथ B2B एंड B2C ट्रांजैक्शन। एसईओ है, मल्टी चैनल सेलिंग है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हम हर जगह से बेच सकते हैं। और एनालिटिक्स बहुत अच्छा है इसका, ये कस्टमर के बारे में बहुत अच्छा डेटा प्रोवाइड करता है, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, कौन सा सर्विसेज अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट कौन से टाइप ऑफ कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से एनालाइज करके बताता है बिग कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्सफोर्स कॉमर्स क्लाउड, ये एआई ड्रिवन क्लाउड सिस्टम है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करते हैं, एआई के मदद से प्रेडिक्ट करता है कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट पसंद होगा। अमेजोन है, प्रेडिक्ट कर लेता है कि तुमको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तुमको दिखाता है यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस, फिर या कुछ तुम सर्च करोगे तो तुमको दिखाएगा पीपल हैव ऑल्सो बॉट दिस, तो वो गेस कर लेता है
कि तुमको कैसा प्रोडक्ट्स चाहिए और उस हिसाब से तुमको रिकमेंडेशंस दिखाता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गया ई कॉमर्स में। हम देखेंगे क्या क्या टेक्नोलॉजीज फेमस है। ठीक है, सबसे पहला आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई का जमाना है, एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, देखना, यूज टू प्रोवाइड पर्सनलाइज एक्सपीरियंस एंड ऑटोमेट वेरियस प्रोसेस। एआई क्या करता है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन देता है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को समझ के उसके नीड के हिसाब से उसको प्रोडक्ट्स रेकमेंड किया जाता है। राइट, जैसे कस्टमर का डेटा को एनालाइज करना के हिसाब से उसको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस दिखाना। राइट, और मशीन लर्निंग जो है वो प्रेडिक्ट करता है पास्ट बिहेवियर के हिसाब से, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, बेटर रिकमेंडेशंस दिखाता है, फोरकास्ट करता है फ्यूचर का कितना डिमांड होगा प्रोडक्ट का, इसको फोरकास्ट करता है। राइट, नेक्स्ट, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। इट एनेबल्स कस्टमर टू ट्रूली ट्राई प्रोडक्ट्स। हम अपने प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमारे घर, हम घर बना रहे हैं, तो फर्नीचर हमारे घर में कैसा दिखेगा, हम जो है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज करके हम देख सकते हैं कि हाँ, हमारे घर में फर्नीचर्स कैसा दिखेगा। राइट, तो विदाउट ट्राइंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा लगेगा ये हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AR एंड VR। राइट, नेक्स्ट आता है मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स इज बेसिकली यूजिंग द शॉपिंग वेबसाइट्स इन मोबाइल। मोबाइल को यूज करके शॉपिंग करना इज कॉल्ड एज मोबाइल कॉमर्स। आज के दिन में जितना ज्यादा लोग जो है लैपटॉप कंप्यूटर से ऑर्डर नहीं करते, उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो वेबसाइट्स हो वो मोबाइल में भी अच्छे से ओपन हो। राइट, इसी को बोलते हैं मोबाइल कॉमर्स। तो ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है, बेटर कन्वर्जन रेट आएगा, कस्टमर्स एंगेजमेंट आएगा मोबाइल कॉमर्स के अंदर, और मोबाइल कॉमर्स ग्रो होता रहेगा। तुम खुद सोचो, मोबाइल से बंधे हुए हैं, है ना, मोबाइल हमारे हाथ से छूटता नहीं है। हम खाना छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते। राइट, मोबाइल छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ पाते। राइट, तो मोबाइल का नीड लोगों को और ज़्यादा इंक्रीज हो, और ज़्यादा यूसेज बढ़ेगा मोबाइल, और जितना ज़्यादा यूसेज बढ़ेगा मोबाइल का, उतना ज़्यादा जो है एम कॉमर्स ग्रो करेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, वॉइस कॉमर्स। ये तो जैसे एलेक्सा हो गया, अमेजॉन एलेक्सा हो गया, जानते होगे तुम, या गूगल जैसे एप्पल में होता है श्री हो गया। ये सब क्या होता है? यूज करते हैं वॉइस कमांड्स को काम कराने के लिए। जैसे मैं एलेक्सा को बोलूंगा एलेक्सा प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, तो सॉन्ग प्ले हो जाएगा। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज वॉइस कॉमर्स। राइट, नेक्स्ट आता है लाइव स्ट्रीमिंग। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वीडियो के द्वारा लाइव दिखाए जाते हैं कस्टमर्स को, रियल टाइम में प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, रियल टाइम में सामान बेचा जाता है फेसबुक के द्वारा, और भी बहुत सारे सोशल मीडियाज में प्रोडक्ट लाइव दिखाया जाता है, ट्राई कराया जाता है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाता है, और रियल टाइम में प्रोडक्ट्स जो है वो सेल किया जाता है। राइट, वो बोलते हैं लाइव स्ट्रीम कॉमर्स। राइट, नेक्स्ट, मल्टीपल पेमेंट एंड कलेक्शन ऑप्शन। तो आज के प्लेटफॉर्म सारा पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पे लेटर ऑप्शन, पेपल हो गया, गूगल पे हो गया, इंस्टॉलमेंट में हो गया, COD हो गया, सब टाइप का पेमेंट ऑप्शन आज के दिन में हर ई कॉमर्स वेबसाइट अवेलेबल करवाता है। राइट, नेक्स्ट, चैटबॉट्स। चैटबॉट्स जो है बेसिकली AI ड्रिवन वर्चुअल असिस्टेंट्स है कस्टमर के लिए। आज हमको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो जो चैटबॉट्स है वो हमारे लिए क्वेश्चंस पूछेगा कस्टमर को आंसर्स देगा। कई बार तुम देखे होगे, अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, चैटबॉट यूज करते हैं। वेबसाइट, तुमको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे, तुम वहां पे रिप्लाई दोगे, तुमको फिर से ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा। ये सब चैटबॉट का काम है। नेक्स्ट आता है क्रिप्टो पेमेंट, जो बिटकॉइन हो गया, इथेरम हो गया, ये सब थोड़े बहुत स्टेबल कॉइन्स है, और आज के दिन में जो है धीरे धीरे करके इंटीग्रेट हो रहा है, जहां पे हम क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट कर सकते। क्लियर है ये? नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर द ऑनलाइन पोर्टल्स। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है?
ई कॉमर्स वेबसाइट बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है जो हमको हेल्प करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने में। आज के दिन हमको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना है, किसी भी जगह से सामान खरीदना है, तो वहाँ पे हमको एक वेबसाइट का ज़रूरत पड़ेगा। अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो हमारे कस्टमर्स फिर कहाँ पे विजिट करेंगे, राइट? जैसे फिजिकली सामान खरीदने के लिए स्टोर्स में आना पड़ता है, स्टोर्स में हम सामान डिस्प्ले करते हैं और स्टोर्स में हम सामान बेचते हैं। सिमिलरली ऑनलाइन में सामान बेचने के लिए हमको एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा, वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना पड़ेगा और हमारा जो कस्टमर है वेबसाइट में विजिट करेगा, प्रोडक्ट्स को चेकआउट करेगा और पसंद आएगा तो प्रोडक्ट्स को बाय करेगा। क्लियर है? तो ऑनलाइन वेबसाइट एक बनाना जरूरी है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट। Goods and services over the internet or partially through emails and phones calls with a single website। तो हम इंटरनेट के द्वारा या फिर ईमेल कॉल के द्वारा फोन्स के द्वारा अगर हम सामान बेचना चाहते हैं तो हमको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या फेजेस होता है। टोटल 4 फेज है और 4 फेज के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ टू डेवलप एन ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट? उसके अंदर सबसे पहला फेज आता है तुम्हारा प्लानिंग फेज। यहाँ पे हम प्लान करते हैं कि हमको कैसा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कैसा डिस्प्ले होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स हम डिस्प्ले करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करना पड़ेगा, ये सारा चीज के बारे में हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, देखना, दिस फेज गैदर्स एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट, इंक्लूड्स इंटरव्यूज, साइट ऑडिट्स, marketing research and brainstorming। It helps to identify project goals and objective। हम डिसाइड करते हैं कि हमारा वेबसाइट बनाने का क्या गोल है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको हम अपना प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, डिटेल फीचर रिक्वेस्ट, क्या क्या फीचर्स हम चाहते हैं अपने वेबसाइट में, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रखेंगे हम यूजर्स का, क्या हमारा गोल्स है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, टेक्निकल रिस्क क्या है जैसे वेबसाइट हैक होने का, ये सब का क्या रिस्क है, ये सब के बारे में हमको प्लान बनाना पड़ेगा। तो पहला फेज हो गया तुम्हारा प्लानिंग फेज। यहाँ पे हम सोचते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, राइट? वंस द प्लानिंग फेज इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट जो आता है वो आता है डिजाइनिंग फेज। इसमें हम ई कॉमर्स वेबसाइट क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, देखना, it involves the structured design of desired features and operations of the system, including screen layouts, website कैसे दिखेगा, business rules, process diagrams and other documentation। It consists of two component, एक हो गया तुम्हारा लॉजिकल डिजाइन और दूसरा हो गया फिजिकल डिजाइन। तो दो टाइप का डिजाइन होता है, एक लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन मतलब कहाँ पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, इस पेज पे क्लिक करेंगे तो कौन से पेज पे पहुंचेंगे, फिर उस पेज पे क्लिक करेंगे तो कौन से पेज पे आएगा, ये हो गया तुम्हारा लॉजिकल डिजाइन। ठीक है, और दूसरा हो गया फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा। जैसे हम अपने स्टोर्स को सजाते हैं वैसे ही हमारा वेबसाइट भी अच्छा दिखना चाहिए। तो क्या फीचर्स रहेगा, क्या ग्राफिक्स रहेगा, क्या कलर कॉम्बिनेशन रहेगा, क्या डिज़ाइन रहेगा, जिससे हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट जो है अट्रैक्टिव दिखेगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सेकंड, दैट इज द डिजाइनिंग फेज। उसके बाद आता है थर्ड फेज। तीसरा फेज आता है बिल्डिंग फेज। यहाँ पे हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज द फाइनल फेज टू ब्रिंग द डिजाइन टू लाइफ। अब हम जो प्लान कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्चुअल में डिजाइन बना रहे हैं, लाइक साइट स्ट्रक्चर, नेविगेशन, हाउ इंटरेक्ट विद द यूजर्स और क्लाइंट, ये सब के बारे में हम वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ उसमें ध्यान रखना पड़ता है, टेस्टिंग, कोडिंग एंड कन्वर्सेशन, कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स, कंटेंट मैनेजमेंट डिज़ाइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ जो बोलते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगा, एनालिटिक्स क्या होगा, मतलब डेटा कैसे प्रोसेस होगा, डेटा से कैसे हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, उन सबको हम कैसे एक ही वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है?
अब हम दो तरीके से वेबसाइट जो है बना सकते हैं, या तो खुद से बना सकते हैं, इसको बोलते हैं इन हाउस, या किसी और को दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग है, अगर वेबसाइट हम खुद बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे इन हाउस, और अगर हम वेबसाइट बनाने का काम किसी और को दे रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है एकदम। इन हाउस इज डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ वेबसाइट ऑन योर ओन। अपने से अगर वेबसाइट बना रहे हैं हम, किसी दूसरे को काम नहीं दे रहे, खुद से वेबसाइट बनाएंगे, इट इज कॉल्ड एज इन हाउस डेवलपमेंट। ठीक है, और दूसरा हो गया आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? हायरिंग एन आउटसाइडर। बाहर वाले को हम काम दे दिए, कोई बाहर वाले को बोल दिए कि ये वेबसाइट बना देना, और वो वेबसाइट बना देगा, दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। क्लियर है? अब इन हाउस में क्या होगा? इन हाउस बिल्डिंग इंक्लूड्स सिंपलेस्ट सॉल्यूशंस, जैसे हम कुछ यूज कर सकते हैं सिंपल सॉल्यूशन, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, ईबे हो गया, ये सब में टेम्पलेट्स होता है। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, रिस्क ज़्यादा है खुद से बनाने में, बहुत हाई स्किल्स चाहिए और खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो खुद से बनाने में ये सब चीज़ होगा, खर्चा ज़्यादा होगा और स्किल सेट भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन आउटसोर्सिंग कर देंगे, तो आउटसोर्सिंग कर देंगे तो थोड़ा इजी होगा, आसान होगा। पुटिंग द प्रोजेक्ट आउट टू एक्सटर्नल वेब डिजाइनर। एक्सटर्नल बाहर वालों को हम काम दे दिए, एक्सटर्नल एजेंसीज को, वो लोग का काम ही है वेबसाइट बनाना, वो लोग हमारा वेबसाइट बना के दे देंगे। इससे क्या होगा? हमारा खर्चा कम आएगा, इट विल रिड्यूस द एक्सपेंसेस इन ऑल काइंड्स ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो हमको कम से कम एक्सपर्ट्स का जरूरत पड़ेगा, ज़्यादा स्किल्ड लोगों का जरूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खुद नहीं बना रहे वेबसाइट, हम किसी और को आउटसोर्स कर दिए हैं वेबसाइट बनाने का काम को। लेकिन वही चीज अगर हम खुद से बनाएंगे, इन हाउस वेबसाइट डिजाइन करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा हाई स्किल्स चाहिए, जिसके लिए हाई सैलरी देना पड़ेगा, हाई कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, और उसके बाद भी रिस्क जो है हाई ही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट फेज आता है लॉन्च फेज। लॉन्च फेज का मतलब होता है वेबसाइट को पब्लिक के लिए ओपन करना। दे प्रिपेयर वेबसाइट फॉर पब्लिक व्यूइंग। अब पब्लिक जो है हमारा वेबसाइट देख सकता है, which requires final polishing of design elements, deep testing of interactivity and features, and most of all a consideration of the user experience. तो यूजर को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है हमारे वेबसाइट में आके, जो थोड़ा बहुत माइनर गलतियां वलतियां कहीं हो गई, कहीं स्पेलिंग एरर हो गया, कहीं कोई कलर कॉम्बिनेशन गलत है, ये सब फाइनल टचअप देके हम वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। And also do testing and policing to complete it website to a live web server. The available tools, the code validator, बहुत सारा tools है जहां हम लोग ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। ब्रोकन लिंक चेकर, कहीं पे कोई लिंक काम नहीं कर रहा है तो चेक हो जाएगा। वेबसाइट हेल्थ चेक्स, स्पेल चेक, ये सब कुछ जरूरी है। तो ये सबसे फाइनल चेकिंग हो रहा है कि कोडिंग सारा ठीक है कि नहीं, सारा लिंक काम कर रहा है कि नहीं, सारा स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, ये सब कुछ चेक होने के बाद हम जो है वेबसाइट लॉन्च करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हाउ अ ई कॉमर्स वेबसाइट इज डेवलप। ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनता है और उसके क्या क्या जो है डिजाइन, क्या क्या फेजेस होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा वेबसाइट डिजाइन प्रिंसिपल। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें देखेंगे क्या क्या चीज ध्यान में रखना है वेबसाइट बनाते वक्त। देखना, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा वेबसाइट डिजाइन प्रिंसिपल्स। एक वेबसाइट को डिजाइन करते समय हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक अच्छा वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, तो बहुत इजी पॉइंट्स है ये। देखना, सबसे पहला सिंप्लिसिटी। हमारा जो डिजाइन, एक अच्छा ई कॉमर्स वेबसाइट जो है बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए, राइट, एंड क्लियर होना चाहिए उसका डिजाइन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो ई कॉमर्स वेबसाइट ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जैसे जो होता है ना कि आंख को लगे, है ना, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इनिटेटिव नेविगेशन। इजी नेविगेशन होना चाहिए।
अगर कस्टमर सामान खरीदना चाहता है, ऐड टू कार्ट करना चाहता है, बाय नाउ करना चाहता है, तो वो इजी टू यूज होना चाहिए, है ना। नेविगेट, जैसे अगर आगे अगर कस्टमर कुछ स्टेप्स लेना चाहता है तो ई कॉमर्स वेबसाइट में वो चीज कर पाना आसान होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिव डिजाइन। रेस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब होता है हर डिवाइस के अंदर जो है काम करना चाहिए हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट, चाहे हम मोबाइल में यूज करें, स्मार्टफोन्स में यूज करें, लैपटॉप्स में यूज करें, कंप्यूटर्स में यूज करें। ये सब बहुत जरूरी है कि वो मोबाइल फ्रेंडली हो और लैपटॉप्स कंप्यूटर्स के में भी अच्छे से काम करे। आज मैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट अगर लैपटॉप में ओपन करूं तो अच्छे से ओपन होना चाहिए। सिमिलरली अगर वही ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई फोन में ओपन करूं तो फोन में भी वो अच्छे से ओपन होना चाहिए, कुछ भी कट नहीं होना चाहिए, राइट। तो मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि ई कॉमर्स वेबसाइट मोबाइल में कैसे ओपन होगा। अगर अच्छे से ओपन हो रहा होगा तो कस्टमर्स का रिव्यू अच्छा आएगा, क्योंकि आज के दिन में मैक्सिमम लोग जो है ई कॉमर्स वेबसाइट जो है विजिट करते हैं अपने फोन्स में। लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में तो बहुत कम लोग विजिट कर रहे हैं, ज्यादा लोग फोन में विजिट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आ रहा है हाई क्वालिटी विजुअल्स। हम जो भी इमेजेस यूज करेंगे वो हाई रेजोल्यूशन का होना चाहिए, राइट। हाई रेजोल्यूशन का होने से क्या होगा, इससे कस्टमर का भरोसा आएगा, कस्टमर कॉन्फिडेंट महसूस करेगा सामान ऑर्डर करने में। आज अगर हम कोई पिक्चर लगा रहे हैं हमारे वेबसाइट के अंदर तो वो पिक्चर जो है हाईएस्ट रेजोल्यूशन का होना चाहिए, एचडी क्वालिटी का होना चाहिए, राइट। उसके बाद कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई कलर यूज कर लिए ब्रांड का, कहीं पे कुछ कलर यूज कर लिए, कहीं पे कोई लोगो है, कहीं पे कोई लोगो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह पूरा कंसिस्टेंट ब्रांडिंग होना चाहिए अक्रॉस द वेबसाइट, राइट। इफेक्टिव यूज ऑफ वाइट स्पेस, एम्प्टी स्पेसेस भी होना चाहिए। पूरा भर देंगे हम एकदम वेबसाइट को तो बहुत डिफिकल्ट होगा रीड करना, तो इजी होगा रीड करना अगर एम्प्टी स्पेसेस रहेगा तो, राइट। नेक्स्ट, क्लियर कॉल टू एक्शन, जैसे बटन जैसे ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, ये सब बटन्स एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। कोई भी कस्टमर ऐड टू कार्ट करना चाहे, बाय नाउ करना चाहे तो उसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, उसको एकदम क्लियर दिखना चाहिए। तो तुम देखिए होगे कोई भी वेबसाइट विजिट करो, सबसे बड़ा जो लिखा रहता है ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, ये सबसे पहले तुमको सबसे बड़े में हाईलाइट होके दिखेगा, क्योंकि कंपनी चाहता है कि कस्टमर जो है ऐड टू कार्ट करे, बाय नाउ करे। कब करेगा, जब वो ठीक से विजिबल होगा, ठीक है। स्ट्रीमलाइन चेकआउट प्रोसेस, आज कस्टमर कोई सामान खरीद रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं होना चाहिए सामान ऑर्डर करने का, वरना क्या होगा, कस्टमर अबेंडन कर देगा, कैंसिल कर देगा अपना ऑर्डर। तो आज मैं ऑर्डर करना चाहता हूं तो बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं होना चाहिए ऑर्डर देने का, सिंपल सा ऑर्डर कंफर्म हुआ, एड्रेस लिया, पेमेंट किया, बात खत्म। तो कम स्टेप्स होना चाहिए, उससे क्या होगा, ज्यादा परचेजेस करेगा कस्टमर। नेक्स्ट, सर्च फंक्शनैलिटी, सर्च फंक्शन जो है अच्छे से काम करना चाहिए। आज हम कोई भी चीज सर्च करना चाहें, चाहे कैटेगरी वाइज, प्राइस वाइज, ब्रांड वाइज, तो जो सर्च ऑप्शन है वेबसाइट के अंदर वो सर्च ऑप्शन अच्छे से काम करना चाहिए, और जो प्रोडक्ट कस्टमर सर्च कर रहा है, जो प्रोडक्ट कस्टमर चाहता है वो प्रोडक्ट वो सर्च कर पाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, ट्रस्ट सिग्नल्स, सिक्योरिटी बैचेस हम यूज कर सकते हैं, जैसे आईएसआई मार्क हो गया, आईएसओ सर्टिफिकेशन हो गया, कस्टमर्स का फीडबैक हो गया। इन सब से क्या होता है, इन सब से कस्टमर जो खरीदने आया है, हमारा जो ग्राहक है, उसको कॉन्फिडेंट महसूस करता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा है, ये वेबसाइट अच्छा है, क्योंकि ये आईएसओ सर्टिफाइड है, इसमें आईएसआई ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये अगर फूड है तो एफएसएसएआई का लाइसेंस है उसका, है ना, कस्टमर्स का अच्छा रिव्यू है। इससे क्या होगा, इससे कस्टमर कॉन्फिडेंस महसूस करेगा सामान ऑर्डर करते वक्त, भरोसा कर सकेगा बिजनेस के ऊपर, राइट। नेक्स्ट, इजी एक्सेस टू कस्टमर सपोर्ट, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है कस्टमर को तो लाइव चैट्स, एफएक्यूज होना चाहिए, क्लियर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कोई भी कस्टमर कोई भी क्वेश्चन है उसका तो वो क्वेश्चन जो है जल्दी से आंसर होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारा, राइट। नेक्स्ट, फास्ट लोडिंग टाइम, वेबसाइट खुलने में टाइम नहीं लगना चाहिए, वेबसाइट फटाफट से ओपन होना चाहिए। ज्यादा लेट होगा वेबसाइट लोड होने में,
कस्टमर उतना वेट नहीं करता भैया, आज कस्टमर वापस चला जाएगा, कस्टमर कोई और वेबसाइट चला जाएगा, तो हमारा वेबसाइट फटाफट से लोड भी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। जरूरी है कि हम अपने वेबसाइट के परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करें, जैसे कि कितना जल्दी लोड होता है, कस्टमर को कैसा महसूस होता है हमारे वेबसाइट्स के बारे में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कंटिन्यूसली हम ठीक करते रहें, राइट। नेक्स्ट, कंटिन्यूस इम्प्रूव। ये भी वही है, कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से इंफॉर्मेशन गैदर करके, कस्टमर फीडबैक का टेस्ट करके हमको कंटिन्यूसली जो है हमारे वेबसाइट्स को डेवलप करते रहना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, कंसिडरिंग चूजिंग एंड रजिस्टरिंग अ डोमेन नेम। एक डोमेन नेम कैसे चूज और रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो डोमेन नेम बेसिकली जैसे हमारा एड्रेस होता है, वैसे इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है उसका डोमेन, ठीक है। जैसे ये एक डोमेन का एग्जांपल है 127.62.0.47. ये क्या है, ये एक डोमेन एड्रेस है। मतलब जैसे हमारे को खोजने के लिए एक एड्रेस का जरूरत पड़ता है, वैसे ही www में जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके अंदर किसी भी वेबसाइट को खोजने के लिए उसका डोमेन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। डोमेन जो है ऐसे नंबर्स में होता है, बट ये नंबर्स डिफिकल्ट होता है रिमेम्बर करना, इसीलिए आज के दिन में डोमेन नंबर से ना करके हम क्या करते हैं, उसको नंबर की जगह हम उसको डोमेन नेम से रिमेम्बर करते हैं, ठीक है। तो आज जैसे हमारा वेबसाइट है उद्देश्य.com, है ना, तो उद्देश्य जो वर्ड है वो उसका डोमेन नेम है, क्लियर है। पहले अगर डोमेन नेम जरूरी नहीं है, वैसे ऐसे नंबर्स में भी हम याद कर सकते हैं, लेकिन बताओ याद रख सकोगे क्या 127.62.0.47 ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, याद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसीलिए डोमेन नेम जरूरी है, ताकि कस्टमर को ये नंबर याद ना रखना पड़े, वो डोमेन नेम याद रखे। नेम याद रखना आसान है, उद्देश्य.com रिमेंबर करना इजी होगा, राइट। तो एक डोमेन नेम किन किन वर्ड से एंड होता है, ठीक है। GOV होता है अगर कौन सा एजेंसी है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में .edu होता है। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन .org होता है। मिलिट्री में .mil होता है। कमर्शियल बिजनेस में .com होता है। और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस में .net होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया एक जो डोमेन नेम है किस नाम से एंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्री कोड से भी एंड हो सकता है, जैसे इंडिया का वेबसाइट है .in, ऑस्ट्रेलिया का .au, जापान .jp, .us, .ca, .cn, .hk, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग कोड भी हो सकता है, क्लियर है। तो अलग अलग कंट्रीज का भी अलग अलग कोड हो सकता है, और अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी अलग अलग एंडिंग हो सकता है। एजुकेशन का .edu हो गया, जैसे अमेजोन क्या है, कमर्शियल बिजनेस है तो .com हो गया। कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है .gov हो गया, ठीक है। तो ये हो गया उसका डोमेन नेम कैसा होता है, क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है पेमेंट गेटवे एंड सिक्योरिटी। तो आज के दिन में पेमेंट गेटवे बहुत जरूरी है। कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें हमको कस्टमर से ऑनलाइन पैसा लेना है। कस्टमर से ऑनलाइन पैसा लेने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ अ पेमेंट गेटवे, एक पेमेंट गेटवे का जरूरत पड़ेगा। तो हम देखेंगे एक पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है, ठीक है। ध्यान से समझना, हाउ अ पेमेंट गेटवे वर्क्स, ठीक है। तो सीधा हम पढ़ेंगे पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है, सीधा स्टेप्स पढ़ेंगे हम। देखना, पहला, विजिटर कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर ऑन द वेबसाइट बाय प्रेसिंग द सबमिट ऑर्डर बटन। तो ऑर्डर दिया कस्टमर, सबसे पहला काम क्या हुआ, कस्टमर ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। The customer web browser encrypts the information sent to the merchant web server. तो ऑर्डर दिया अपना, उसमें डिटेल डाला सारा, कार्ड नेम, उसमें CVV नंबर, सब डिटेल डाल दिया। तो वेबसाइट ये एड्रेस को कहाँ पे भेजेगा, ये डिटेल को कहाँ भेजेगा, मर्चेंट वेब सर्वर, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग जो होता है, मर्चेंट वेब सर्वर के पास इसको भेजेगा। तुम जैसे ही वेबसाइट में अपना डिटेल डालोगे, ये कहाँ जाएगा, मर्चेंट वेब सर्वर के पास, ठीक है। द मर्चेंट वेब सर्वर देन फॉरवर्ड्स द ट्रांजैक्शन डिटेल टू देयर पेमेंट गेटवे। उसके बाद ये लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे डिटेल सारा,
दे विल ट्रांसफर इट टू द पेमेंट गेटवे, जैसे रेजर पे है वैसे पेमेंट गेटवे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, ठीक है। द पेमेंट गेटवे फॉरवर्ड द ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन टू द मर्चेंट्स एक्वायरिंग बैंक, ठीक है। मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक के पास इंफॉर्मेशन जाएगा, merchants acquiring bank then forward the transaction information to the issuing bank, one that has issued the credit card to the customer, ठीक है। तो ये पेमेंट गेटवे क्या करेगा, हमारे बैंक को डिटेल भेजेगा, हमारा बैंक मतलब हमारा बिजनेस का बैंक, ठीक है। और बिजनेस का बैंक फिर कस्टमर के बैंक को बोलेगा कि ये कस्टमर तुम्हारे कार्ड से पेमेंट कर रहा है। जैसे मेरे पास सोच लो पीएनबी का कार्ड है, तो पीएनबी के पास इंफॉर्मेशन जाएगा कि कस्टमर जो है पीएनबी के कार्ड से पेमेंट कर रहा है, चेक करो सारा डिटेल ठीक डाला कि नहीं, ठीक है। उसके बाद then the card issuing bank sends a response back to the payment gateway. The response includes information on whether the payment has been approved or declined. अब पीएनबी क्या करेगा, पीएनबी डिटेल भेजेगा पेमेंट गेटवे को कि यस द पेमेंट इज अप्रूव्ड, या बोलेगा नो द पेमेंट इज डिक्लाइंड, ठीक है। तो तुम्हारा बैंक चेक करेगा तुम्हारे अकाउंट में पैसा है कि नहीं, तुम्हारा कार्ड नंबर सारा ठीक है कि नहीं, सीवीवी नंबर ठीक है कि नहीं, ओटीपी ठीक है कि नहीं, सब ये पीएनबी बैंक चेक करेगा। पीएनबी कौन है, तुम्हारा बैंक, कस्टमर का बैंक जो डेबिट कार्ड इशू किया है, पीएनबी बैंक है जो कार्ड इशू किया है। तो पीएनबी चेक करेगा सब कुछ, पेमेंट गेटवे को बताएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, द रेस्पॉन्स देन फॉरवर्डेड बाय द पेमेंट गेटवे टू द मर्चेंट सर्वर। पेमेंट गेटवे क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को फिर मर्चेंट सर्वर को बताएगा कि पेमेंट अप्रूव हो गया कि पेमेंट डिक्लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पॉइंट नंबर 8, at merchant server the response is encrypted again and is relayed back to the customer. This allows the customer to know that whether the order has been placed successfully or not. अब वेब सर्वर जो है वेबसाइट को बताएगा कि yes the order is placed या no the payment is declined, है ना। तो ये सब कुछ करने में रफली 5 सेकेंड्स का समय लगता है, ठीक है। इसलिए तुम देखो जब भी तुम पेमेंट करोगे प्लीज वेट बोलेगा, डोंट बैक या डोंट स्विच ऑफ इट या डोंट गो बैक ऐसे बोलेगा, 5 सेकेंड तक वेट करने बोलेगा। 5 सेकेंड में क्या क्या होगा, सबसे पहला वेबसाइट जो है, वेबसाइट मर्चेंट वेब सर्वर को बताएगा, मर्चेंट वेब सर्वर पेमेंट गेटवे को बताएगा, पेमेंट गेटवे जो है अपने बैंक को बताएगा, वो बैंक जो है कस्टमर के बैंक को बताएगा, कस्टमर का बैंक फिर बताएगा पेमेंट अप्रूव हुआ कि नहीं, फिर पेमेंट गेटवे ये बात बताएगा मर्चेंट वेब सर्वर को और मर्चेंट वेब सर्वर फिर बताएगा वेबसाइट को। तो वेबसाइट में डिस्प्ले हो जाएगा पैसा अप्रूव हुआ कि नहीं, और ये सब करने में 5-7 सेकेंड लगेगा। इसीलिए कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो 5 सेकेंड वेटिंग टाइम होता है। इस 5 सेकेंड में ये सब कुछ हो जाता है और 5 सेकेंड के अंदर पता चल जाता है कि पेमेंट अप्रूव हो गया कि डिक्लाइन हो गया। क्लियर है ये? तो ये हो गया तुम्हारा पेमेंट गेटवे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन। देखना ये क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास अगर एक कस्टमर आया है तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे एनहांस होगा, कैसे उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है सीमलेस होगा, सीमलेस मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम, कैसे वो एक्सपीरियंस एंजॉयबल होगा और कैसे वो अच्छे से शॉपिंग कर सकेगा। इस पे ध्यान देने को बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन। तो एक हमारा जो यूजर है, कस्टमर है, उसका एक्सपीरियंस को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ चीजों में हम ध्यान रख के हमारे कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है वेबसाइट का डिजाइन एंड नेविगेशन। तो एक क्लीन एंड अट्रैक्टिव डिजाइन होना चाहिए हमेशा, प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट हम खोज रहे हैं मिल जाना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कस्टमर को वेबसाइट देखते समय, राइट। सर्च फंक्शनैलिटी ठीक से काम करना चाहिए, सर्च फंक्शन जो है वो ठीक से काम करना चाहिए, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, फिल्टर ठीक से काम करना चाहिए।
तो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि वेबसाइट अच्छे से वर्क करना चाहिए, क्लियर एंड अट्रैक्टिव वेबसाइट होना चाहिए। अगर वेबसाइट अच्छा नहीं होगा तो कभी भी यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा शॉपिंग करते वक्त, राइट। सेकेंड आता है मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कस्टमर अगर उसको मोबाइल में यूज कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस वही होना चाहिए जैसा वो लैपटॉप में कंप्यूटर में यूज करता तो होता। तो आज कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जरूरी है कि मोबाइल रेस्पॉन्सिव हो। मोबाइल रेस्पॉन्सिव का सिंपल सा मतलब है कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो है मोबाइल्स में स्मार्टफोन्स में अच्छे से वर्क करे, राइट। नेक्स्ट आता है लोडिंग पेज। जो पेज है वेबसाइट है उसको लोड होने में बहुत समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अच्छे इमेजेस फुल्ली लोड होने चाहिए, सर्वर का रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लोडिंग स्पीड कम से कम होना चाहिए। मतलब हम क्लिक करें तो वेबसाइट फटाफट से ओपन हो जाए। बहुत ज़्यादा समय लगाएगा कोई भी वेबसाइट अगर ओपन होने में तो वो कस्टमर के दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है स्लो लोडिंग वेबसाइट्स, और उससे क्या होगा कस्टमर तुम्हारे वेबसाइट्स में विजिट करना पसंद नहीं करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन चेकआउट प्रोसेस। तो एक कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी चेकआउट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आज कोई भी कस्टमर अगर सामान खरीदना चाहता है तो उसका चेकआउट प्रोसेस बहुत सिंपल होना चाहिए। कुछ बेसिक डिटेल्स मांगे हम लोग, एड्रेस मांगे, पेमेंट रिसीव किए, ऑर्डर फाइनल हो गया। तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स, बहुत ज़्यादा स्टेप्स अगर होगा कोई भी सामान को खरीदते समय तो कस्टमर जो है वो हो सकता है कि सामान खरीदने से पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाए और कैंसिल कर दे उसको, राइट। नेक्स्ट, पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है कस्टमर के चॉइस के हिसाब से उसको प्रोडक्ट के रिकमेंडेशंस दिखाना, उसके ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से, उसके पास्ट परचेजेस के हिसाब से कस्टमर को वैल्यू एडिशन देना, ठीक है। ये कैसे हो पाएगा? डेटा एनालिटिक्स करके। आज तुम भी देखते हो, तुम कोई चीज आज गूगल में सर्च करो वही चीज तुमको इंस्टाग्राम में दिखाने लगेगा, वही चीज तुमको फेसबुक में दिखाने लगेगा, वही चीज तुमको यूट्यूब एड्स में दिखाने लगेगा। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? इसका मतलब है मार्केटिंग में समझा जा रहा है कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, उसके सर्च हिस्ट्री को लेके, उसके जो तुम्हारा सर्च डेटा को लेके, पास्ट परचेजेस को देखते हुए उसको रिकमेंडेशंस देता है ना। तुम देखो इंस्टाग्राम में एक टाइप का रील देखो, वही टाइप का रील आता रहेगा, है ना। तुम एक प्रोडक्ट सर्च करो वही प्रोडक्ट आता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं पर्सनलाइजेशन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, क्लियर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्लियर होना चाहिए, इमेजेस क्लियर होने चाहिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और कस्टमर्स रिव्यू होना चाहिए। इन सब से क्या होगा? कस्टमर सामान खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। अगर इमेजेस अच्छे नहीं है, डिस्क्रिप्शन ठीक से नहीं दिया हुआ है, कस्टमर्स रिव्यू नहीं है तो कस्टमर कभी भी सामान नहीं खरीदेगा, राइट। नेक्स्ट, कस्टमर सपोर्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी कस्टमर को तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए चैट करने का, एफएक्यूज होना चाहिए, इजी टू फाइंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इन सब से क्या होगा? कस्टमर का जो प्रॉब्लम्स है उसको हम क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, राइट। नेक्स्ट, फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो हम अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अपने बारे में तो उससे क्या होगा? हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। क्लियर है? तो ये जो यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट्स हैं ये सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो हम जस्ट पढ़े अभी कि कैसे क्या क्या प्रिंसिपल्स होता है एक ई कॉमर्स वेबसाइट का, उसके से ये सब सेम ही है, राइट। तो वेबसाइट अच्छा होगा तो अपने आप यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो गुड ई कॉमर्स वेबसाइट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए और एक यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, एग्जाम में इसके पॉइंट्स जो है वो सेम आराम से लिख सकते हैं हम। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के तरफ, ठीक है।
अब बहुत सारे टाइप ऑफ मार्केटिंग हम यूज कर सकते हैं। पहला है उसके अंदर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होगा, ऐसे इंफॉर्मेशंस देना, ऐसे कीवर्ड्स देना डिस्क्रिप्शंस में, नेम है वेबसाइट्स में, जो कि कस्टमर अगर सर्च करे तो हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले दिखाए। एसईओ का मतलब होता है कस्टमर का सर्च पैटर्न्स को समझ के, कीवर्ड्स को समझ के अपने वेबसाइट्स के अंदर वो कीवर्ड्स को इंटीग्रेट करना टाइटल्स में, डिस्क्रिप्शंस में, ताकि जब भी कस्टमर सर्च करे उन वर्ड्स के बारे में तो सबसे पहले हमारा जो है वेबसाइट उसको दिखाए। राइट, देखना, सर्च इंजन सच एज गूगल डिस्प्ले द मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। सबसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगा जब भी सर्च होगा। तो जो वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड नहीं है उसका सक्सेस का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि सर्च में उनका वेबसाइट नहीं दिखाएगा। राइट, द सर्च इंजन जनरेट्स अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज दैट रैंक्स रेलिवेंट साइट्स एडेड टू द टाइटल, हेडिंग्स, कंटेन, मेटा डिस्क्रिप्शंस, इमेजेस। ये सब में ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो कि अगर कस्टमर सर्च करे तो हमारा वेबसाइट सबसे पहले दिखाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी जैसे मैं बीकॉम, एनईपी, ये सब वर्ड को अगर मैं अच्छे से एसईओ करूं तो कोई भी बच्चा अगर सर्च करेगा बीकॉम, कोई भी सर्च करेगा एनईपी, कोई भी सर्च करेगा वन शॉट वीडियो ऑफ एनईपी, तो मेरा जो वीडियो है सबसे पहले उसको दिखाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। क्लियर है? A quality SEO promotion could provide for you enhance website visibility for users। हमारा वेबसाइट जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को विजिबल होगा। इंडेक्सेबिलिटी ऑफ पेजेस फॉर सर्च इंजन रोबोट्स। हमारे जो सर्च इंजन रोबोट्स काम करते हैं, जो सर्च इंजन जो काम करता है, कीवर्ड्स को सर्च करता है, वो सर्च इंजन का जो एनालिटिक्स होगा वो हमारे वेबसाइट को भी जो है सर्च हिस्ट्री में लेकर आएगा, हमारे कस्टमर्स को हमारा वेबसाइट दिखाएगा। राइट, ज़्यादा क्लिक्स होगा, ज़्यादा कस्टमर विजिट करेंगे, ऑनलाइन हमारा पावर बढ़ेगा, हमारा हायर रैंकिंग होगा सर्च लिस्ट में, जिससे क्या होगा, हमारा रैंकिंग बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो है हमारा वेबसाइट उनको विजिबल होगा। क्लियर है? दिस इज द पावर ऑफ एसईओ। नेक्स्ट आता है पीपीसी, पे पर क्लिक। पे पर क्लिक सिंपल सा सिस्टम है, बहुत इजी है, समझ लेते हैं इसको। ठीक है, पे पर क्लिक क्या होता है, आज जैसे मैं कोई एड रन किया कोई भी सोशल मीडिया में, सोच लो मैं इंस्टाग्राम में एड रन किया, ठीक है, अब तुमको एड्स दिखाएगा, कस्टमर्स को एड दिखाएगा, और जितने कस्टमर उस एड के द्वारा एड को क्लिक करेंगे, जितने कस्टमर उस एडवर्टाइजमेंट्स को क्लिक करेंगे और मेरे वेबसाइट्स पे विजिट करेंगे, उसके हिसाब से जो है मैं एडवर्टाइजमेंट का पैसा दूंगा। ठीक है, तो जितने कस्टमर इस एड पे क्लिक करेंगे उतने के हिसाब से मैं पैसा पेमेंट करूंगा इंस्टाग्राम को एडवर्टाइजमेंट का। इसको बोलते हैं पेमेंट पर क्लिक, आल्सो कॉल्ड एज पे पर क्लिक, शॉर्ट फॉर्म पीपीसी। क्लियर है? डिजिटल मार्केटिंग मॉडल में एडवर्टाइजर्स पे अ फी ईच टाइम वन ऑफ देयर एड्स इज क्लिक। जब उनका क्लिक एड क्लिक होगा, कस्टमर उस वेबसाइट पे विजिट करेगा, तब जो है हम लोग पैसा देंगे। तो पीपीसी एक तरीका है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने वेबसाइट तक लाने का। इंस्टाग्राम एड्स दिखाएगा अपने यूजर्स को, और जितने लोग उस एड पे क्लिक करेंगे और वेबसाइट पे आएंगे, उसके हिसाब से हम जो है इंस्टाग्राम को पेमेंट करेंगे एडवर्टाइजमेंट के नाम का। क्लियर है ये? तो ये है पीपीसी कैसे वर्क करता है। हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी वर्ड पकड़ना पड़ेगा, रनिंग शूज। अब ये रनिंग शूज के ऊपर हमको जो है बहुत सारा ये बनाना पड़ेगा, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट्स बनाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम वो एडवर्टाइजमेंट्स दिखाएगा, और जो भी लोग रनिंग शूज सर्च करेंगे उनको भी हमारा एड्स दिखाएगा, और जितने लोग हमारे एड्स को देखकर हमारे वेबसाइट्स पे विजिट करेंगे, उसी हिसाब से हम जो है एडवर्टाइजमेंट का पैसा पेमेंट करेंगे। दैट इज पे पर क्लिक। क्लियर है? ये इजी इजी टॉपिक से फटाफट से कवर करते हैं अब, है ना। की कंपोनेंट्स ऑफ पीपीसी, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा पीपीसी के करते समय। सबसे पहला, हमको सही कीवर्ड सर्च करना चाहिए, जो कीवर्ड हमारा कस्टमर जो है चांसेस है कि सर्च करता है। ठीक है, नेक्स्ट एड कॉपी।
कॉल टू एक्शन होना चाहिए उसमें, जैसे क्लिक नाउ, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट नाउ, चेकआउट नाउ, तो ऐसा कुछ कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लैंडिंग पेजेस ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए, बेटर कन्वर्जन होगा अगर हमारा लैंडिंग पेज जो है वो ऑप्टिमाइज्ड होगा। क्लिक करने के बाद कस्टमर कहां पे पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड एज लैंडिंग पेज, ठीक है। नेक्स्ट, बजट मेंटेनेंस, इससे क्या होगा, पीपीसी कैंपेन्स जो है बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि पीपीसी से जो है हाई परफॉर्मिंग एड्स जो है हम लोग क्या कर पाएंगे, कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे, हम बेटर एड्स दिखा पाएंगे कस्टमर्स को, और कस्टमर जितने एड्स को क्लिक करेगा उसी हिसाब से पैसा देना होगा, तो ये बहुत एफिशिएंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम सबको पता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है मार्केटिंग इन द सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, माई स्पेस, ये सब में जो है अपने एड्स दिखाना, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब को बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्लियर है? आज के दिन में सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत फेमस हो रहा है, क्योंकि कस्टमर आज के दिन में टीवी को छोड़ के इंटरनेट की दुनिया में पहुंच चुका है, तो एडवर्टाइजर्स को भी टीवी को छोड़ के इंटरनेट की दुनिया में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है। क्लियर है? ये क्या क्या ध्यान में रखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सबसे पहला, हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इंटरैक्टिव कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए जिसका रीच बढ़े, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट का मतलब होता है जो भी हमारे कस्टमर से मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, रिव्यूज देते हैं, जरूरी है कि हम उनको रिप्लाई दें, इससे क्या होगा, बातचीत बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा, ठीक है। पेड एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया पेड है, पैसा दे के मार्केटिंग करना पड़ता है, ठीक है। एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, हम परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं कि सोशल मीडिया जो है हम जो एड्स रन कर रहे हैं उससे कितने लोग आए, कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोग क्लिक किए, कितने लोग हमारा वेबसाइट विजिट किए, कितने लोग हमारा सामान खरीदे उसमें से, ये सब कुछ हम एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग थोड़ा सा अभी आउटडेटेड होता जा रहा है। ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स है, जो सर्विसेज है, उसके बारे में हम अपने पोटेंशियल बायर्स को ईमेल करेंगे, वो लोग हमारा ईमेल देखेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे और हमको ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये जो ईमेल मार्केटिंग है ये ज्यादातर होता है सब्सक्राइबर्स के लिए, ठीक है। जैसे टैक्स क्लब, सीए क्लब इंडिया है, ये सब क्या करते हैं, सब्सक्राइबर्स जो होते हैं उनको कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन देते रहते हैं थ्रू ईमेल, और साथ में कुछ प्रोडक्ट, कुछ सर्विसेज भी बेचने का कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। क्लियर है? ईमेल मार्केटिंग में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग ईमेल लिस्ट बनाना पड़ेगा, कुछ स्पेशल ऑफर्स देना पड़ेगा, लाइक डिस्काउंट, फ्री कंटेन, ये सब, ठीक है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन मतलब डिवाइडिंग द कस्टमर्स इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, तो अपने ईमेल लिस्ट को स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, कस्टमर का बाइंग बिहेवियर के हिसाब से, एंगेजमेंट के हिसाब से। क्लियर है? और लास्ट आता है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है अब कस्टमर के चॉइस के हिसाब से, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से उसको प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना, उसको प्रोडक्ट दिखाना, उसको प्रोडक्ट बेचने का कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनलाइजेशन। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट वन शॉर्ट वीडियो ऑफ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 यहाँ पे हम वन शॉर्ट में रिवाइज किए हैं, एकदम ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके, डिटेल में भी बताया हूँ कहीं कहीं पर, बट ऊपर ऊपर से समराइज्ड वे में तुमको पढ़ाया गया है। डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, तो जरूर से डिटेल वीडियो भी देखना, तुम्हारे पास अगर टाइम है डिटेल वीडियो देखना अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है वहां पे। यहाँ तो एक समराइज्ड वे में फटाफट से बताया गया है, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम में इसको चेकआउट कर सकते हो, टाइम नहीं है, एग्जाम एकदम पास आ गया है, कुछ नहीं पढ़े साल भर, तो इसको देख सकते हो, रिवीजन करने के लिए देख सकते हो, लेकिन टाइम है अगर तुम्हारे पास, डिटेल वीडियो भी जरूर से देखना। क्लियर है? मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।